हो गया तुम्हारा? बच रहा है तो कर लो अभी, फिर बाद में आने वाले 4 घंटे तक कुछ नहीं कर पाओगे फिर तुम। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। चलो, देखो, एक चीज हमेशा याद रखना अगर मेरी क्लास में हो तो, कि क्लास का रूम चेंज हो सकता है लेकिन नियम वही रहते हैं मेरे हमेशा। तो क्लास के अंदर आने के बाद में आपको बातें नहीं करनी होती, पता है आपको। और स्पेशली मेरे आने के बाद में तो करनी नहीं होती। ठीक है ना? दीपू भैया आगे आओगे आप, आ जाओ। है ना? बल्लू भैया पीछे जाओगे। हाँ। भाई भाई साथ नहीं बैठेंगे तो बहने बहने भी साथ नहीं बैठेगी। चलो, कल न्यूट्रिशन खत्म किया था अपन ने, एक बैच के अंदर। कौन सा बैच था, हाथ खड़े करो जिसमें न्यूट्रिशन खत्म हुआ था। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट बाकी चल रहा है ये बताओ। बीच में कौन सा सर्जरी, कौन सा बैच का बाकी है? दूसरा बैच है ना जिसका सर्जरी बाकी है। ठीक है। नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, मेडिसिन। कौन सा पढ़ेंगे? हेडिंग डालो वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन, नाम सुना है पहले? कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, क्वेश्चन अपने को पता ही है कि 8 ही आने। ठीक है। बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि फील्ड के अंदर अपने को इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। है ना? जब भी क्लास लेता हूं मैं मेडिसिन की, तो मेरी पहली लाइन यही होती है कि अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है तो ही आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, और अगर आपका डायग्नोसिस खराब है तो आपका ट्रीटमेंट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और ओनर को डायग्नोसिस नहीं चाहिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ओनर को क्या मतलब है कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। वो चाहता है कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो, और ट्रीटमेंट अच्छा होने के लिए आपका डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। ठीक है। एनाटॉमी के अंदर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि पशु शरीर के अंदर क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। मेडिसिन के अंदर बात करते हैं हम बीमारियों की। किसकी? बीमारियों की। तो पहला वर्ड यही आता है हमारे पास में, बीमारी या डिजीज। हेडिंग डालो वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन। बोल, मन में है तो। भाई को क्या इशारा कर रहा है ऐसा? डायरेक्ट ही बोल दे अभी तो। बोल ले चल। नहीं, बाद में मन में मत रखना कि बीपी सर ने बोलने नहीं दिया। चलो, पीछे वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अलग क्लास में पढ़ रहे हो ना, आपके लिए दो स्क्रीन लगा रखी है हमने यहाँ पर। है ना? तो अपने आप को ये मत समझना कि आपको कोई और पढ़ा रहा है। तुम भी इसी क्लास में हो। ठीक है ना? वेटनरी मेडिसिन के अंदर पहले बात करते हैं हम डिजीज की, यानी कि बीमारी। हेडिंग डालोगे डिजीज या बीमारी। डिजीज या बीमारी। लाइव वाले कह रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन। है ना? पहले बीमारी के बारे में तो जान ले होती है, क्लिनिकल प्रिवेंटिव तो बाद में कर लेंगे अपन। अच्छा, क्या लगता है आपको बीमारी क्या होती है? व्हाट इज डिजीज? बीमारी क्या होती है, बोलिए सर, आप ही बोलिए। एनिमल का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल, ये तो हो गई वो किताबों वाली बातें। वैसे बोलना हो कि अब मैं कहूँ क्या, मैं बीमार हूं, इसका मतलब क्या है? सामान्य चीजों के अंदर परिवर्तन होना, शरीर की जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं
जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके अंदर अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बीमारी। ठीक है। अब ये परिवर्तन या तो शरीर के अंदर हो सकते हैं कि मान लो मेरे को कहीं पे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो दर्द को नाप तो सकते नहीं आप, ऐसा थोड़ी कि थर्मामीटर लगाया और पता लग गया भी इतना दर्द हो रहा है ना। तो बीमारी की डिफाइन करते टाइम पे हम तीन वर्ड काम में लेते हैं। एक आता है फिजिकल, एक आता है फिजियोलॉजिकल, और एक आता है मेंटल। फिजिकल को हम शारीरिक बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल को हम कायिक बोलते हैं, और मेंटल क्या है? मेंटल, इसको हम मानसिक बोलते हैं। तीन प्रकार की स्थितियां हमारे पास में, पहले ये फिजिकल या शारीरिक, आपको कोई घाव हो गया है या फिर और कोई चीज हो गई है। दूसरे नंबर पे आती है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल डिफेक्ट जो आते हैं वो फिजिकल कंडीशन में आते हैं, और फिजियोलॉजिकल यानी कार्य की उपापचय क्रियाओं के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो अगर उनमें परिवर्तन होता है तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है। जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है वो मेंटल। ठीक है। अगर इन तीनों के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर होता है तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, बीमारी या डिजीज कहते हैं। ठीक है। आपके लिए फिजिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजियोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जरूरी है मेंटल हेल्थ, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। हमारे पशुओं के लिए ज्यादा कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पशु क्या सोचता है इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो जरूरी है। पुराने टाइम पे जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन चलता आ रहा है उसके अंदर हम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। ठीक है। वर्तमान समय के अंदर अगर जो मेरे को लगता है वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मेंटल हेल्थ। बुखार हो गया टेबलेट ले लोगे, कोई टेंशन नहीं है हमारे को। घाव लग गया ड्रेसिंग करवाया होगा। लेकिन अगर माइंड के अंदर कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो उसका इलाज आपकी किसी दवाई के पास में तो है नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि बाबू ने खाना नहीं खाया, है ना, सबको बाबू याद आ गए अपने अपने, है ना। मेरे को बाबू का नाम आते हैं, मनीष जी सर याद आते हैं। अच्छा, इन जनरल अगर बात करें वर्तमान के अंदर, आपको पता है कि टाइम अपने पास में कम बचा है ना। इतना टाइम है कि हम सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे और अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। अब इस टाइम पर अगर आप मेंटल प्रेशर को अगर सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाओगे तो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन में हमारे को बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं है। 2016 के अंदर जब आपकी फर्स्ट वैकेंसी आई थी तो उसका नोटिफिकेशन आया था 4 जुलाई को। कब आया था? और एग्जाम डेट थी 21 अगस्त। लगभग 1.5 महीने का टाइम मिला था, और उस लगभग 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम भी हो गई थी 1.5 महीने के अंदर, है ना। तो जो चीजें 1.5 महीने में हो सकती है वो हमारे पास अभी तो काफी टाइम है, तो कवर आप कर सकते हो, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप टाइम कितना देते हो। तो इस चीज को लेकर डिप्रेशन में कभी मत आना कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, टाइम हमारे पास में है। लेकिन जो हो गया उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला जो टाइम है हमारे पास में वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो डिप्रेशन में किसी भी प्रकार की आने की जरूरत नहीं है, और मानसिक रूप से या मेंटल रूप से जितना आप फ्री रहोगे उतना ही ज्यादा स्टडी के ऊपर फोकस कर पाओगे आप। इस चीज का ध्यान रखना। तो इन तीन चीजों के अंदर परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। और इस डिजीज का अध्ययन ही किसके अंदर करते हैं हम, मेडिसिन के अंदर। बीमारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मेडिसिन। वेटनरी वर्ड काम आता है किसके लिए, पशुओं के लिए। और स्पेशली बात करते हैं हम पालतू पशुओं के अंदर। एनाटॉमी के अंदर बात करी थी अपन ने 5 पशुओं के बारे में, मेन फोकस दिया था कैटल के ऊपर। इसके अलावा डॉग, पिग, हॉर्स और मुर्गा, तो इनकी बीमारियों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। पहले डिफाइन लिखो, हेडिंग डालिए डिजीज या बीमारी। डिजीज या बीमारी लिखो, पशु की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल अथवा मेंटल अवस्था में परिवर्तन आना। तीनों नाम लिखोगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पशु की फिजिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, कायिक तथा मेंटल, मानसिक।
अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना बीमारी कहलाता है। पशु की फिजिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, कायिक तथा मेंटल, मानसिक अवस्था में किसी भी परिवर्तन, अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन डिजीज या बीमारी कहलाता है। डिजीज या बीमारी कहलाता है। ठीक है। अगर इस डिफाइन को टू द पॉइंट अगर अप्लाई किया जाए आपके ऊपर, तो वर्तमान के अंदर आप सब बीमार हो, है ना? चाहे किसी भी प्रकार की टेंशन क्यों ना हो, टेंशन सबकी होती है, तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। और इन बीमारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन की अगर बात करते हैं, हम पालतू पशुओं की बीमारियों की बात करते हैं। किसकी बीमारियां? पालतू पशुओं की बीमारियां का अध्ययन करते हैं। अब बीमारी के अंदर अपन क्या क्या चीज चेक करते हैं? बीमारियों के अंदर, इधर ही आने दो, डिजीज के अंदर हम 5 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, उपचार से पहले हम करते हैं इसका निदान, फिर इसका उपचार करते हैं, उपचार के बाद में कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण, और करते हैं इसका बचाव। कारण को हम बोलते हैं ईटियोलॉजी। क्या बोलते हैं? निदान को हम बोलते हैं डायग्नोसिस, उपचार को ट्रीटमेंट, नियंत्रण को और बचाव को प्रिवेंशन। तो बेसिकली वेटनरी मेडिसिन के अंदर हम पशुओं की विभिन्न बीमारियों का अध्ययन करते हैं, और उन बीमारियों का कारण क्या है, उनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उनको कैसे रोकथाम कर सकते हैं अपन, और उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल और बचाव, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब कंट्रोल और प्रिवेंशन में फर्क क्या है? चलो एक जन बोलेंगे, मोहन जी बोलेंगे सर। कंट्रोल यानी नियंत्रण और बचाव, दोनों में क्या फर्क है? क्या? सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, और बचाव में? ऐसे पीछे छुपने से थोड़ी होता है। बोल क्या होता है? कंट्रोल और प्रिवेंशन में क्या फर्क है? बोलिए सर। अच्छा मान लो एक गांव के अंदर जानवरों में बीमारी फैल गई, तो बचाव करोगे या रोकथाम करोगे? हम पहले नियंत्रण करेंगे उसका। हो चुका उसको तो क्या करना है? ठीक है। जिनमें हो चुकी उनको तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और रोकथाम उनके अंदर करेंगे जिनके अंदर बीमारी हुई नहीं है। ठीक है ना? तो बीमारी होने के बाद तो क्या करेंगे? कंट्रोल। और दूसरे जानवरों में ना हो उसके लिए बचाओ। इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वेटनरी मेडिसिन। पिताजी कौन है मेडिसिन के? फादर ऑफ मेडिसिन? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? या फिर प्लास्टिक सर्जरी? कौन है ये? सुश्रुत। फादर ऑफ आयुर्वेद कौन है? ये कौन है? चरक। फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कौन है?
दो नाम बोले हमने, रेनेटस वेजिटस और शैलीहोत्रा। ज्यादा सही कौन सा है? बताओ बताओ। शैलीहोत्रा तो इंडिया का है। और वो फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। रेनेटस वेजिटस। और फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन। वो है शालिहोत्रा। हिप्पोक्रेट्स याद रखना। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? लिखो नेक्स्ट लाइन। डिजीज लिखो। वेटनरी मेडिसिन लिखो। वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन लिखो। इसके अंतर्गत विभिन्न पालतू पशुओं की, इसके अंतर्गत विभिन्न पालतू पशुओं की, इसके अंतर्गत विभिन्न पालतू पशुओं की विभिन्न पालतू पशुओं की बीमारियों का, विभिन्न पालतू पशुओं की बीमारियों का पांच नाम लिखोगे। कारण, निदान, उपचार, नियंत्रण, प्रिवेंशन, बचाव। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखोगे। इसके अंतर्गत विभिन्न पालतू पशुओं की बीमारियों का कारण ईटियोलॉजी, निदान डायग्नोसिस, उपचार ट्रीटमेंट, नियंत्रण कंट्रोल, बचाव प्रिवेंशन का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न पालतू पशुओं की बीमारियों का कारण ईटियोलॉजी, निदान डायग्नोसिस, उपचार ट्रीटमेंट, नियंत्रण कंट्रोल, बचाव प्रिवेंशन का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नोट डाल के लिखो। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत, फादर ऑफ आयुर्वेदा है चरक, फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन राइंडस वेजिटस, और फादर ऑफ इंडियन वेटनरी मेडिसिन शालिहोत्रा।
अंडरलाइन करोगे हिप्पोक्रेट्स को। लिख लिया? ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। वेटनरी मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक तो होती है प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन, और दूसरे नंबर पे आती है क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। पूछा जाता है कि प्रिवेंटिव के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, क्लिनिकल के अंतर्गत। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो संक्रामक या फैलने वाले बीमारियों का अध्ययन करते हैं। करते हैं। अगर बात करते हैं क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन की, तो यहां पर तंत्रों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। बीमारियों का अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत हम विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, इत्यादि रोगों का अध्ययन करते हैं। जबकि अगर बात करते हैं क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन की, तो जैसे पाचन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। अभी लंपी आई थी, थोड़े दिन हुए हैं, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। लंपी किसके कारण थी, वायरस या बैक्टीरिया? एफएमडी किसके कारण होती है? गलगोटू बैक्टीरिया कारण। आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो ऐसी बीमारियां जिनके लिए कोई रोग कारक होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्रियॉन्स, कुछ भी हो सकता है वो। ऐसे रोग कारकों के कारण ये बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु में फैलती हैं, संक्रामक या कंटेजियस डिजीज कहलाती है। इन बीमारियों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन। लेकिन अगर किसी तंत्र से संबंधित बीमारी है, मान लो पशु के गले के अंदर कुछ अटक गया, चोक है ना, चोक हो गए, यहाँ पर बैक्टीरिया कारण हो गए या वायरस के कारण? बैक्टीरिया कारण। लट लेके आना है। अरे चोक के अंदर मान लो कोई भी चीज अटक गई, अच्छा एक बैक्टीरिया के अटकने से चोक हो जाएगा क्या? क्या? कौन है? कब से? कहां पढ़ा तूने ये? सोर्स बता मेरे को, सोर्स, स्रोत। बात नहीं रे, कॉलेज में पढ़ा है, गलत पढ़ा है आपने, है ना? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो, अरे सुन लो सुन लो, पशु ने कोई कपड़ा खा लिया, गले के अंदर जाकर अटक गया, बोल खा ली, गले के अंदर जाकर अटक गई, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस आया वहां पर? कोई नहीं है। नहीं। मान लो ट्यूमर हो गया वहां पर, है ना, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर के कारण भी साइड के अंदर ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से इसोफेगस पे प्रेशर पड़ा, इसोफेगस बंद हो गई, वो भी तो चोक ही कहलाएगा, बैक्टीरिया वायरस के कारण थोड़ी हुआ। तो चोक, है ना? तो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी हो गई, नक्सीर आ रही है, किसी भी कारण से आ सकती है, निमोनिया हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो ऐसी बीमारियां जो तंत्रों से संबंधित होती है, जिनके कारण के लिए हम बैक्टीरिया वायरस के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ऐसी बीमारियों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन। और जबकि रोग कारक के आधार पर अपन इनको किसके अंदर रखते हैं, प्रिवेंटिव
मेडिसिन वर्ड इसलिए काम में लिया है, प्रिवेंशन या रोकथाम। इन बीमारियों का रोकथाम है हमारे पास में, है ना। इनका रोकथाम हम कर नहीं सकते, ये अपने आप होगी, इनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे इनको, ठीक है ना। लिखो, वेटनरी मेडिसिन के प्रकार, हेडिंग डालोगे। वेटनरी मेडिसिन के प्रकार। वेटनरी मेडिसिन के प्रकार। लिखिए, पहले नंबर पे लिखोगे प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन, और सेकंड नंबर पे लिखोगे क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। प्रिवेंटिव और क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। लिख लिया, दिखा, लिखा तो नहीं इसके अंदर कुछ। लिख इसको पूरा, लिख, चेक करूंगा मैं, चेक करूंगा, लिख इसको पूरा। लिख लिया, हेडिंग डालो, बीमारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, बीमारियों का वर्गीकरण। क्या, और बता क्या रखना। बीमारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज।
लिख लिया? सुनते जाओ। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हम जो करते हैं वो अलग अलग आधार पर करते हैं। पहले करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करते हैं तो बीमारियां तीन प्रकार की होती है। पहले नाम आती है हेरिडिटरी डिजीज, इनको बोलते हैं वंशानुगत रोग। दूसरे नंबर पे आते हैं कंजेनाइटल, इनको बोलते हैं जन्मजात रोग। और तीसरे नंबर पे आती है एक्वायर्ड, इनको बोलते हैं अर्जित रोग। जेनेटिक्स पढ़ी है आपने? वंशानुगता पढ़ी? आनुवंशिकता या वंशानुगता? तो वंशानुगता होती क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ऐसे बीमारियों को क्या बोलते हैं? वंशानुगत रोग। ठीक है, नाम पढ़े आपने? बताओ एग्जांपल। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कोई से भी नाम जो जेनेटिक्स के अंदर आप जानते हो। ठीक है। कंजेनाइटल डिजीज की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वे रोग आते हैं जो जन्म के समय उपस्थित होते हैं। और ये होते हैं गर्भावस्था के दौरान विकार होने के कारण। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो नाम आता है अट्रेशिया एनाई। नाम है अट्रेशिया, क्या होता है ये? एनएस की ओपनिंग का अनुपस्थित होना। ठीक है। तो जन्म के समय उपस्थित होगा, आपको पता लगेगा उस टाइम भी अट्रेशिया नई कंडीशन हो रही है, ना ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा भी नहीं। ठीक है। तो भ्रूण का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, उस टाइम पर किसी प्रकार का कोई डैमेज होने के कारण या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, ये जन्म के समय प्रेजेंट रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित भी नहीं होगी। ठीक है। जन्म के बाद जो बीमारियां होती है, जन्म के पश्चात होने वाली बीमारियां, ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? एक्वायर्ड के अंदर। सही से ही पैदा हो गया था, उसके बाद के अंदर आपने ध्यान नहीं रखा, सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चों को निमोनिया हो गया, कौन सी बीमारी? एक्वायर्ड। थोड़े दिनों बाद के अंदर बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फ्रैक्चर करवा लिया, कौन सी बीमारी? एक्वायर्ड। फिर और बड़ा हुआ था, आपने वैक्सीन नहीं लगाई, एफएमडी हो गई, कौन सी? तो जन्म के बाद में जितनी भी बीमारियां होगी वो सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आएगी? हमारे को बात किसके बारे में करनी है? एक्वायर्ड डिजीज के बारे में करनी है। ठीक है, लिखिए सर। जो ऐसे देखते हैं ना ऐसे करके, उनको आंखों की जांच करवानी चाहिए। ऐसे देख रहे हो मतलब आपको दिख नहीं रहा।
तो पहले नंबर पे जो क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पन्न कब हुई है बीमारी। जो बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगी, जेनेटिक डिजीज जितनी भी आती हैं वो वंशानुगत रोगों के अंतर्गत आएगी। कंजेनाइटल या जन्मजात रोगों के अंदर वो बीमारियां आती हैं जिनके अंदर जन्म के समय प्रेजेंट रहेगी और भ्रूण विकास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने के कारण या विकार होने के कारण होगी। एक्वायर्ड डिजीज जन्म के बाद में जितनी बीमारियां होती है वो सारी की सारी एक्वायर्ड डिजीज के अंतर्गत आती है। लिख लिया सबने? लिख लिया? बी नंबर पे लिखो गंभीरता के आधार पर। गंभीरता, सीवियरिटी के आधार पर। देखो इधर, गंभीरता या सीवियरिटी के आधार पर। मान लो कोई बीमारी हुई, 2 घंटे बाद में मर गया, हो सकता है 2 दिन बाद में मर जाए।
हो सकता है मरे ही नहीं, 2 साल तक ही नहीं मरे। तो रोग की गंभीरता कितनी है, उसके लक्षण कितनी देर में प्रकट हो रहे हैं, इसको लेकर हमने डिजीज को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। गंभीरता के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहली जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं पर एक्यूट डिजीज। कौन सी डिजीज? पर एक्यूट डिजीज। दूसरे नंबर पे आती है एक्यूट डिजीज। तीसरे नंबर पे आती है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट के बाद में आती है क्रोनिक। और क्रोनिक के बाद में आती है कैरियर डिजीज। टर्म हमारे को इंग्लिश में ही याद रखनी है ये वाली, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे कौन सी है? फिर 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 वे बीमारियां जो 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक चलती हैं, ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? 2 घंटे हो सकते हैं या 2 दिन, 48 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे से लेकर 48 घंटे तक चलने वाली बीमारियों को क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। दूसरा एग्जाम्पल है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इसको बोलते हैं एचएस, है ना। कल किसी ने क्वेश्चन भेजा था मेरे को, नाम था रक्त स्त्रावी पूर्ति, जीव रक्त, रक्त स्त्रावी। बहुत टाइम लगा मेरे को याद करने में इसको। रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता रोग किसके कारण होता है ना। और आंसर था उसका बैक्टीरिया कारण। क्या था? बैक्टीरिया कारण। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि लिखा हुआ क्या है। पहले बड़ी मुश्किलों से तो हिंदी समझ में आई, रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता। फिर ऑप्शन जो दे रखे थे उसके अंदर से रक्त स्त्रावी समझ में आया, जिसको हीमरेज बोलते हैं, है ना। रक्त स्त्राव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीमरेज। तो रक्त स्त्राव से हीमरेज वर्ड से एक ही बीमारी बनती थी, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो उसका आंसर दे रखा था जीवाणु के कारण। तो फिर पता लगा कि इसको एचएस बोलते हैं। तो शुद्ध हिंदी अपने इतनी नहीं आती है। सुपरवाइजर वाले जो होते हैं ना, उनको हिंदी अलग से सब्जेक्ट चलता है, तो वो शुद्ध हिंदी के अंदर लिखना पसंद करते हैं। तो वहां पर तो हिंदी चल जाती है, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कभी भी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं देखने को मिलेगी। वहां पर अपने को टोटल जो टर्म है हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया इंग्लिश के अंदर मिलेगा, तो हिंदी के अंदर भी वही मिलेगा। अब पेरिक्यूट के अंदर कितना टाइम होता है ये हमारे से कोई नहीं पूछता। हमारे से एग्जाम्पल दिया जाता है कि एचएस निम्न में से कौन से प्रकार की बीमारी होती है? पेरिक्यूट। या फिर 4 बीमारियों के नाम दिए जाएंगे, पूछा जाएगा भाई ये बीमारी पेरिक्यूट कौन सी है, सब एक्यूट कौन सी है, क्रोनिक कौन सी। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया के अलावा सेप्टिसीमिया होना भी इसी के अंतर्गत आती है। एक्यूट बीमारी की अगर बात करते हैं तो ये 2 दिन से लेकर 2 सप्ताह तक चल सकती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें यहां पर एफएमडी। कौन सी है? एफएमडी। सब एक्यूट की अगर बात करते हैं तो सब एक्यूट बीमारी 2 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं सब एक्यूट मेस्टाइटिस। आगे बात करेंगे क्या होती है। क्रोनिक डिजीज की अगर बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज लेकर 3 माह तक चलती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से? इसके अलावा जेडी और होती है, जिसको बोलते हैं जोन्स डिजीज। कौन सी डिजीज? ये कौन से प्रकार की होती है? क्रोनिक डिजीज होती है। वे बीमारियां जो 3 माह से अधिक चलती है, उन बीमारियों के अंदर जिस भी पशु में ये बीमारी हुई है, वो उस बीमारी के लिए कैरियर के रूप में काम करेगा, यानी दूसरे जानवर में फैलाने का काम करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें
नाम आता है सर्रा, रेबीज, है ना। टिटनेस इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जिसके अंदर टिटनेस हो गया ना तो वो तो मरेगा ही मरेगा, तो वो कैरियर के रूप में काम नहीं करेगा। टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई की अगर बात करते हैं तो घोड़े के अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो ही बीमारी उत्पन्न करेगा, वरना नहीं करेगा वो, है ना। तो टिटनेस को नहीं रख सकते अपन इस केस के अंदर। तो सर्रा के अंदर, सर्रा की अगर बात करते हैं तो तीबरसा भी बोलते हैं, 3 बरस चलती है ना, तो 3 साल तक चलने के कारण और फ्लाई से संक्रमण फैलने के कारण इसको हमने कैरियर के रूप में रखा है। रेबीज अगर किसी के अंदर हो जाता है तो लक्षण प्रकट होने में तो टाइम लगता है, और वो डिपेंड करता है कि काटा कहां से है ना। जुगाली नहीं करते हो आप, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन के अंदर रेबीज को भी हम केस के अंतर्गत मान सकते हैं। तो कितना टाइम लेता है ये कोई नहीं पूछता। एग्जाम्पल दिया जाता है बीमारी का कि सब क्लिनिकल मेटास्टेटिस जो होता है वो कौन से प्रकार का होता है, एफएमडी कौन से प्रकार की होती है, एंथ्रेक्स कौन से प्रकार की है, जेडीटीबी कौन से प्रकार की है, सर्रा या तिबरसा कौन से प्रकार की। ठीक है। सीवियरिटी कितने टाइम का, उसके आधार पर। आवाज कट रही है, अब क्या करें इसका तो, है ना, कोशिश करेंगे भी इधर ही रहें। सी नंबर पे आता है हमारे पास में कारिकी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर। फिजियोलॉजी के आधार पर डिजीज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो आती है मेटाबॉलिक डिजीज, इसको बोलते हैं उपापचय रोग। और दूसरे नंबर पे आती है प्रोडक्शन डिजीज। कौन सी डिजीज, इनको बोलते हैं उत्पादन रोग। मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर नाम से ही आपको पता लग रहा है किसके कारण होगी, उपापचय में परिवर्तन होने के कारण, उपापचय में परिवर्तन होने के कारण, के कारण। और प्रोडक्शन डिजीज किसके कारण होगी, अधिक उत्पादन होने के कारण, होने के कारण। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोनों के, कीटोसिस का नाम सुना, कीटोसिस। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको भी ग्लूकोज अल्पता बोलते हैं, कीटोसिस ही नाम याद रखना आप तो, कीटोसिस। प्रोडक्शन डिजीज की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है मिल्क फीवर। कौन सा फीवर, दुग्ध ज्वर। फर्क समझो दोनों का। कीटोसिस की अगर बात करते हैं तो कीटोसिस के अंदर उपापचय में परिवर्तन होने के कारण रक्त में ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी, जिसकी वजह से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसको बोलते हैं कीटोसिस। क्या बोलते हैं, फर्क आया उपापचय के अंदर। मिल्क फीवर के अंदर उपापचय में परिवर्तन आता है क्या, नहीं। अगर दूध ज्यादा दे रही है अगर हमारी गाय, तो दूध के साथ में ज्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से रक्त में कमी हो जाएगी कैल्शियम की। इसलिए मिल्क कौन से कैटेगरी में रखा है, डिजीज के अंदर, और कीटोसिस को किस में रखा है, मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर। अगर मिल्क फीवर ऑप्शन के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन डिजीज नहीं दिया जा रहा है तो उस केस के अंदर हम इसको कौन सी डिजीज मानेंगे, मेटाबॉलिक डिजीज। दोनों में से एक चूज करना तो अपने अपने सही है, लेकिन अगर नहीं दिया जा रहा है तो उस केस के अंदर हम मिल्क फीवर को मेटाबॉलिक डिजीज के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक है, लिखना शुरू करो।
एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे इनका। मैस्टाइटिस के अंतर्गत यहां पर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस भी लिख लेना, सब एक्यूट या सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। क्लिनिकल मैस्टाइटिस। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो।
लिख लिया? एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एपिडीमियोलॉजी। बीमारियां किस प्रकार से फैलती है? बीमारियों के फैलने या प्रसार का अध्ययन। अध्ययन करना क्या गलत है? एपिडेमियोलॉजी किस प्रकार से फैलती है? एपिडेमियोलॉजी या प्रसार या फैलाव के आधार पर अगर बात करते हैं, पहले नंबर पे आती है स्पोरेडिक डिजीज। कौन सी डिजीज? स्पोरेडिक। दूसरे नंबर पे आती है एंडेमिक डिजीज। कौन सी डिजीज? एंडेमिक। तीसरे नंबर पे आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक। चौथे नंबर पे आती है पेंडेमिक। पेंडेमिक को हम पैंजूटिक भी कहते हैं। एपिडेमिक को एपिजूटिक भी कहते हैं। एंडेमिक को एनजूटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाम देखे से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक बीमारियां वो होती हैं जो महाद्वीपों के अंदर फैलती है। मान लो अफ्रीका के अंदर फैल गई, फिर एशिया के अंदर फैल गई, बहुत बड़े भूभाग के ऊपर फैल रही है ना? बहुत बड़े भूभाग पर फैलती है। देशों के बीच हो सकती है या महाद्वीपों के बीच हो सकती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अभी लंपी देखी है आपने? भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह हुई वर्ल्ड के अंदर। बर्ड फ्लू का नाम सुना? सभी जगह हुई। आपका जाना पहचाना कौन से प्रकार की बीमारी? पेंडेमिक बीमारी। ठीक है। एपिडेमिक की अगर बात करते हैं तो एपिडेमिक के अंदर जो बीमारी होती है बड़े भूभाग पर फैलती है। पर फैलती है आउटब्रेक के रूप में। किसके रूप में? आउटब्रेक के रूप में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एफएमडी। एफएमडी अगर चलती है देश के अंदर तो करीब करीब सब जगह पे ही आएगी अगर सीजन शुरू हो गया है तो उसका, है ना? तो ऐसी बीमारियां जो देश के अंदर फैलेगी, अंदर ही अंदर, देश क्रॉस नहीं होगा, बस अपने यहाँ पर ही बहुत बड़े भूभाग होना चाहिए, ऐसी बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। एंडेमिक बीमारियों की अगर बात करते हैं तो एंडेमिक बीमारियां छोटे भूभाग पर फैलेगी और प्रजातियां अधिक होगी। प्रजातियां कैसी होगी? अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एचएस अगर होती है आउटब्रेक के रूप में ही होती है, लेकिन एरिया एफएमडी जितना नहीं होता इसके अंदर। जैसे अगर राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर के अंदर एचएस चल रही है तो वो जयपुर तक ही रहेगी, वो दूसरे जिलों के अंदर फैलेगी नहीं। ऐसी बीमारियों को अपन क्या बोलेंगे? एंडेमिक। स्पोरेडिक बीमारियों की अगर बात करते हैं तो स्पोरेडिक बीमारियां छितराई अवस्था में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बीक्यू, ब्लैक वाटर। पूरा गांव है, गांव के किसी एक बाड़े में यहां पर हो गई, अब गांव के अंदर हुई नहीं,
फिर इसके पड़ोस वाले गांव के अंदर हो गई, है ना। ऐसी बीमारियों को अपन क्या बोलेंगे, स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां पशुओं की कम संख्या में होगी और आसपास नहीं होगी, थोड़ी दूर दूर रहेगी। जैसे क्लास के अंदर अभी आप बैठे हुए यहाँ पर, तो क्लास के एक कोने में हो जाए, एक इस कोने में हो जाए, आपस के अंदर बीच में इतने एनिमल भी कांटेक्ट में आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर नहीं हो रही। ऐसी बीमारियों क्या बोलेंगे, स्पोरेडिक। एंडेमिक के अंदर क्षेत्र के अंदर होगी और विशेष प्रजातियों के अंदर ही होगी, ऐसी बीमारियों क्या बोलेंगे, एंडेमिक। बड़े क्षेत्र के अंदर बड़ी प्रजातियों के अंदर फैलने वाली बीमारियों को एपिडेमिक। और जो देश या महाद्वीपों के बीच में फैलती है, डिफाइन से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर से वही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीमारी का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन से प्रकार की होती। ठीक है, उससे पहले लिखो एपिडीमियोलॉजी, नोट डाल के। एपिडेमियोलॉजी, एपिडीमियोलॉजी, बीमारियों के फैलने या प्रसार का अध्ययन करना। एपिडेमियोलॉजी, बीमारियों के फैलने या प्रसार का अध्ययन करना। बीमारियों के फैलने या प्रसार का अध्ययन करना, एपिडेमियोलॉजी। लिख लिया। अब लिखो क्लासिफिकेशन। एचएस स्पेसिफिक हो गई बफेलो के अंदर, एंथ्रेक्स हो गई शीप के अंदर, सपेदा, सुर्ख, परमात्मा बोल रहे हैं ये, साक्षात। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा ऐसे तो नहीं सोच रहे नीचे वाले क्लास के सर बोल रहे हैं? नहीं नहीं भैया, आकाशवाणी।
क्या करें? आउटब्रेक। बर्ड फ्लू अगर अमेरिका में हो रहा होता ना, तो इंडिया वाले भी टेंशन में आ जाते हैं, कि उनको पता है कि वहां पर आएगा तो अपने इधर भी आएगा ही आएगा। क्या सर? पहले तो किधर से बोल रहे हो बताओ। हाँ, अब बोलो। जूटिक वर्ड जो काम में लेते हैं वो बेसिकली पशुओं के लिए काम में लेते हैं अपन, है ना? पशुओं के अंदर बस, इस वजह से ही लिखा है। इसके अलावा जूनोटिक डिजीज और होती है। क्या होती है? किसमें? हाँ, इस बार बिल्कुल सही बोला है कि पशुओं से मनुष्य, अच्छा मनुष्य से पशुओं में नहीं जा सकते? जा सकती है। लिखो, पहले ये लिखो फिर आगे बात करते हैं। सर एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है? लंपी स्किन डिजीज, है ना? संदीप काजला। लिख लिया? नोट डाल के लिखो, जूनोटिक डिजीज। माइक चेंज करो सर। इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, दोनों के अंदर जाती है ना ये भी, मतलब जैसे लाइव में भी जा रही है और आपको स्पीकर में भी आ रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है इसके अंदर। लिख लिया सबने? लिखो, जूनोटिक डिजीज वे बीमारियां जूनोटिक डिजीज वे बीमारियां जो पशुओं से मनुष्य में अथवा
मनुष्य से पशुओं में फैल सकती है, जोनोटिक डिजीज कहलाती है। आपके लिए सबसे खतरनाक कौन सी है? कौन सी? ब्रुसेला, ब्रुसेलोसिस। दूसरी है रेबीज। तीसरी है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस। ये बीमारियां ऐसी हैं जो मनुष्य से पशुओं के अंदर फैल सकती है और पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। लिख लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यहां पर होता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखोगे कि कौन सी बीमारी कौन सी कैटेगरी में आती है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी का मतलब क्या है, ये हमारे से बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो गई क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। बीमारी के अंदर पहले आता है ईटियोलॉजी, उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, है ना। ईटियोलॉजी मतलब रोग कारक की पहचान करना, क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी। हेडिंग डालोगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब रोग कारक की पहचान करना। बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है। कोई नहीं पूछता, पूछा जाता है डायग्नोसिस के बारे में, जिसको आप निदान बोलते हो। सेकंड नंबर पर लिखोगे डायग्नोसिस या निदान। डायग्नोसिस या निदान। लिख लिया? देखो, डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग प्रकार का डायग्नोसिस है। सबसे पहला आता है स्नैपशॉट डायग्नोसिस। दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट डायग्नोसिस। तीसरे नंबर पे आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और एक आता है टेंटेटिव डायग्नोसिस। पूछा जाता है स्नैपशॉट डायग्नोसिस क्या होता है, डायरेक्ट डायग्नोसिस क्या होता है, डिफरेंशियल और टेंटेटिव। इसको बोलते हैं स्नैपशॉट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं टेंटेटिव। ठीक है, स्नैपशॉट डायग्नोसिस वो होता है जिसके अंदर आपको पशु के हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। पशु को देखा आपने और आपको पता लग गया क्या है ना, आंखों से देखकर। डायग्नोसिस करना क्या कहलाता है? एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला।
ओ पटेला, है ना। जानवर पैर घसीट के चल रहा था, पुष्पा बना हुआ था, उसका टेम्परेचर लोगे क्या जाके? देखा आपने? हाथ लगाने की जरूरत है? आपको पता लग गया भाई क्या है उसके, और क्या करनी है इसकी, यही है डायग्रेड डायग्नोसिस। ये करते हैं हम लक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, प्री स्केपुलर लिम्फ नोड में सूजन आई थी, आपको लक्षण दिख रहा है कि प्री स्केपुलर लिम्फ नोड, यहां पर दबा के देखा आपने, सूजन सी आ रही है, आपको पता लग गया अभी लेरियोसिस बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आपने देखा मुंह के अंदर छाले वाले से हो रखे हैं, लार गिर रही है, पशु के अंदर टेम्परेचर हाई है, मतलब एफएमडी। गले के अंदर सूजन आ रही है, घर घर की आवाज कर रहा है, पुट्ठों के ऊपर सूजन आ रही है, लंगड़ा के चल रहा है। लक्षण देखे और लक्षणों के आधार पर ही आपने बीमारी की पहचान कर ली, डायग्नोसिस कर लिया। ऐसा डायग्नोसिस क्या कहलाता है? डायरेक्ट डायग्नोसिस। टेंटेटिव डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर लक्षणों के साथ आपको हिस्ट्री भी लेनी होती है, इसके अलावा लैब रिपोर्ट भी देखनी होती है, इत्यादि के आधार पर अगर डायग्नोसिस करते हो तो ऐसे डायग्नोसिस को क्या बोलते हैं? टेंटेटिव डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक बीमारियों के मध्य तुलना करनी होती है, मध्य तुलना करके डायग्नोसिस करना, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, है ना। जैसे अबॉर्शन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि अबॉर्शन ब्रूसेला के कारण होता है, लेकिन इसके अलावा विब्रियोसिस के कारण भी तो होता है। आपने तुलना करी दो लक्षणों के बीच के अंदर, और फिर आपको लगा कि यार लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर हो रहा है तो ब्रूसेला के कारण ही होगा, ठीक है। प्लेसेंटा चमड़ी जैसा आ रहा है, इसका मतलब उसी कारण होगा। अगर सब पैरों के अंदर इडीमा आ रहा है तो ब्रूसेला के कारण ही होगा। तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि लक्षण तो दोनों बीमारियों के अंदर सेम सेम आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा लक्षण किसके कारण आ रहे हैं, वो हमारे को डायग्नोसिस करना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो आंखों से देखकर डायग्नोसिस करना, तो लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के साथ में हिस्ट्री लैब रिपोर्ट देख लिया आपने, और अगर दो बीमारियों के बीच में तुलना करें, ठीक है। फील्ड के अंदर जो आप करते हो वो बेसिकली करते हो डायरेक्ट डायग्नोसिस। क्या करते हो? डायरेक्ट डायग्नोसिस। आपने देखा कि हाँ ठीक है ये कंडीशन हो रही है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो हो सकता है कभी सही हो कभी गलत हो। दो टर्म आती है हमारे पास में, एक तो आते हैं सिम्टम्स और एक आते हैं साइन। पहले नंबर पे क्या है? कैसे लिखूं? सिम्टम। और ये साइन, दोनों क्या होते हैं, नाम तो सुना है आपने? सिम्टम को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव एविडेंस, एविडेंस, और साइन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस, दोनों में फर्क समझो। आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, आपने कह दिया कि साहब पेट दर्द हो रहा है। किसने बताया? आपने। डॉक्टर नाप सकता है क्या उसको? यही पूछेगा कहाँ पे हो रहा है, बता भाई पेट में, इधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, हो सकता है? आपने कहा साहब दर्द हो रहा है मेरे को, कहाँ हो रहा है? हाथ के अंदर हो रहा है, पैर के अंदर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, नाप सकता है क्या? ऐसे लक्षणों को हम बोलते हैं सिम्टम्स, जो पेशेंट बताता है बेसिकली आपको, है ना। ऐसे लक्षणों को तो क्या बोलेंगे? सिम्टम। जो डॉक्टर देखता है आपके अंदर वो कहलाते हैं साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, डॉक्टर आपका टेम्परेचर लेगा, बीपी चेक करेगा, आपके पल्स देखेगा, है ना। जो हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, अगर उनके अंदर कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो डॉक्टर चेक कर सकता है ना। आप थोड़ी बता सकते हो कि साहब मेरा बीपी हाई हो रहा है, आपने नापा थोड़ी। आप तो अपनी तरफ से बताओगे कि साहब घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट बीट भी ऐसे बड़ी बड़ी सी लग रही है मेरे को, फिर वो चेक करेगा अपने हिसाब से। तो आपने जो बताया वो तो क्या है? सिम्टम्स, सब्जेक्टिव एविडेंस बोलते हैं उनको।
और जो डॉक्टर चेक करता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जिनको क्या बोलते हैं, साइन। बुक्स में सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, सब्जेक्टिव एविडेंस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव एविडेंस होंगे सिम्टम और ऑब्जेक्टिव होंगे साइन। इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद में एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। डिफाइन करने की जब बात आती है तो हम डिफाइन करते हैं किसी रोग के ठीक होने की भविष्यवाणी करना, करना ये क्या कहलाता है। इस कंडीशन पे आकर पेशेंट आपसे बोलता है कि आप तो भगवान हो, आपने कह दिया कि अभी ठीक हो जाएगा बस, और वो ठीक हो गया, आप भगवान। सही है कि नहीं। तो रोग के ठीक होने आपने इंजेक्शन लगा दिया, उन्होंने पूछा कि साहब कब तक ठीक हो जाएगा। जैसे कई बार लेके जाते हैं पेशेंट को, ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो अपने को ज्यादा टेंशन रहती है उसकी, साहब कितने दिन में, 7-8 दिन तो लगेंगे लगेंगे, देखो बोल देता है ना डॉक्टर। तो यही ठीक होने की भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है, प्रोग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो ये 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का। सबसे पहले आता है फेवरेबल, दूसरे नंबर पे आता है डाउटफुल, तीसरे नंबर पे आता है पुअर, और चौथे नंबर पे आता है ग्रेव। पहले नंबर पे कौन सा है, फेवरेबल, दूसरे नंबर पे डाउटफुल, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ग्रेव। फेवरेबल, आपने एक बार ट्रीटमेंट किया और आपने कह दिया कि ठीक हो जाएगा, दोबारा की जरूरत नहीं है, ये क्या कहलाएगा, फेवरेबल। ठीक है। मिल्क फीवर का केस था, आपने कैल्शियम चढ़ा दिया, आपको पता है कि अब ये खड़ा हो जाएगा, आपने कह दिया उसके कि आधे घंटे में खड़ा हो जाएगा, ये खा लेगा चारा पानी, ये प्रोग्नोसिस क्या कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। ठीक है। फिर आता है डाउटफुल। डाउटफुल, आपने इलाज कर दिया, आपको लगता है कि यार ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता। अगर ठीक नहीं होगा, ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमारे को दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे को बोलेंगे जहां पर ठीक होने की संभावना कम होती है और जहां पर ठीक होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती। तो फेवरेबल वो होता है जहां पर ठीक होने की संभावना, की संभावना 100% होती है। डाउटफुल के अंदर ठीक होने की संभावना होती है लेकिन ठीक ना होने की स्थिति में, पुनः उपचार करना पड़ सकता है। पुअर की अगर बात करते हैं, ठीक होने की संभावना कम होती है। और ग्रेव की अगर बात करते हैं, ठीक होने की संभावना नगण्य होती है, ना के बराबर। कैसी होगी, नगण्य या जीरो। तो किसी बीमारी के बारे में नहीं पूछा जाता, एक पूछा था टीआरपी के केस के अंदर, कि टीआरपी के केस के अंदर प्रोग्नोसिस कैसा होता है, और वो होता है ग्रेव। टीआरपी, टीआरपी के केस के अंदर प्रोग्नोसिस कैसा होता है, ग्रेव। पूरा नाम क्या है, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। टीआरपी के केस के अंदर जो प्रोग्नोसिस होता है वो होता है ग्रेव। यानी कि अगर किसी पशु को टीआरपी हो गई है ना, जनरली अगर बात करते हैं लोहा खा लिया, तो उस केस के अंदर वो लोहा रेटिकुलम के अंदर जाकर अटकता है, और रेटिकुलम की दीवार के अंदर छेद करके पहले डायफ्राम में छेद करता है, फिर हृदय की दीवार पेरिकार्डियम तक पहुंच जाता है ना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं टीआरपी, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। तो इस केस के अंदर इंजेक्शन कितने लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास में ऑपरेशन के अलावा दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन ऑपरेशन से भी बच जाएगा, इसकी संभावना क्या रहती है, लगभग जीरो के बराबर रहती है। तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीआरपी के केस के अंदर प्रोग्नोसिस कैसा होता है,
ग्रे होता है, नगण्य होता है। ठीक है। जनरली तो उम्मीद देते ही रहते हैं अपन, पशु पालक को बोलते रहते हैं कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर अचानक से मर जाता है कि साहब अब क्या करें, मर ही गया। तो बचाने वाला तो ऊपर वाले के हाथ में है साहब, लंबी लिखेड़ी जी तो है ना, तो वो वाले तो ज्ञान दे ही देते हैं अपन। तो ये तो सारी की सारी बातें हैं प्रोग्नोसिस की, और इससे पहले वाली बातें हैं डायग्नोसिस। लिखना शुरू करो। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। तुम्हारे से 2 घंटे नहीं बैठा जाता मतलब है? एग्जाम में कैसे बैठोगे तुम 2 घंटे? नहीं जाने देते वो बाहर 2 घंटे से पहले? नहीं जाने देते? जाने देते हो तो फिर पर्चियां लेके जाना फिर तुम।
लिख लिया क्या? हाँ, बातें कर लो, लिखोगे काहे ले? नेक्स्ट लिखो इसके बाद में। इतना तो मैं नहीं लिखता जितना तुम लिख लेते हो। लिखे? नेक्स्ट लिखो। सिम्टम्स को सब्जेक्टिव एविडेंस कहा है जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है। साइन वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है जो डॉक्टर नोट करता है किसी पेशेंट के अंदर से। तो आप तो डायरेक्ट याद रखोगे, सब्जेक्टिव एविडेंस सिम्टम्स कहलाते हैं और ऑब्जेक्टिव एविडेंस साइन कहलाते हैं। ऊपर वाला लिख लिया?
अंडरलाइन करोगे ग्रेव को, अंडरलाइन करोगे टीआरपी को। लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या करें? बैक करें? लिखने दो, पहले लिखने दो भाई सब। चश्मे की जगह दूरबीन लेके आओ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अंडरलाइन करोगे ग्रेव को, अंडरलाइन करोगे टीआरपी को। टीआरपी का पूरा नाम लिखोगे, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। तो सिम्टम, साइन, प्रोग्नोसिस वगैरह सब कुछ कर लिया। अब क्या करना बाकी है? ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। लिखो, कुछ बच रहा है तो ऊपर करें। चलो, नेक्स्ट लिखो ट्रीटमेंट या उपचार। लिखो। ग्रेव में लिखा है नगण्य या जीरो, और एग्जाम्पल लिखा है टीआरपी, और टीआरपी का पूरा नाम लिखा है यहां पर, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। टीआरपी जैसे केस के अंदर प्रोग्नोसिस फेवरेबल वाली कंडीशन में लाने का कार्य किया है डॉक्टर रमेश चौधरी। अभी जोधपुर के अंदर जो एलएसए कॉलेज है उसके अंदर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर। बेस्ट सर्जन। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रीटमेंट, उपचार। जानते हो क्या होता है? क्या होता है? बीमारी का इलाज करना। ट्रीटमेंट के अंदर एक टर्म काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स। क्वेश्चन पूछा था कि थेरेप्यूटिक्स होता क्या है, तो बीमारी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पहली बात तो, और दवाइयों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में पशु का उपचार करना ही क्या कहलाता है? लिखो थेरेप्यूटिक्स। ट्रीटमेंट के नीचे लिखो थेरेप्यूटिक्स। 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 थेरेप्यूटिक्स लिखो इसके अंदर। बीमारियों के बारे में ज्ञान तथा फार्मेकोलॉजी का उपयोग करते हुए पशुओं का उपचार करना।
थेरेपेटिक्स कहलाता है। बीमारियों के बारे में ज्ञान तथा फार्मेकोलॉजी का उपयोग करते हुए पशुओं का इलाज करना या उपचार करना थेरेपेटिक्स कहलाता है। थेरेपेटिक्स कहलाता है। थेरेपेटिक्स कहलाता है। ठीक है। अलग अलग प्रकार की थेरेपेटिक्स होती है, जैसे इंपीरियल थेरेपेटिक्स होती है, राशनल थेरेपेटिक्स होती है, सिम्टोमेटिक थेरेपेटिक्स होती है, हेलियो थेरेपेटिक्स होती है ना। हेडिंग डालो प्रकार। थेरेपेटिक्स के प्रकार। थेरेप्यूटिक्स के प्रकार। थेरेप्यूटिक्स के प्रकार लिख लिया? ज्यादा थोड़ी लिख रहे हो तुम। नहीं। कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया? मेडिसिन के अंदर सबसे पहले बीमारी के बारे में बात करी। हमने कहा फिजिकल, फिजियोलॉजिक और मेंटल के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना बीमारी। और इस बीमारी को अध्ययन क्या? बीमारी के बारे में किस किस का अध्ययन करना है ना। सबसे पहले इटियोलॉजी के बारे में, फिर उसके डायग्नोसिस, उपचार, कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेद, वेटनरी मेडिसिन, इंडियन वेटनरी मेडिसिन। उसके बाद में मेडिसिन को दो भागों में डिवाइड किया, प्रिवेंटिव और फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन और तंत्रों से संबंधित। दोनों के बारे में बात करेंगे आगे की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर सबसे पहले आती है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आती है हेरिडेटरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली, जन्म के समय होने वाली और जन्म के बाद होने वाली एक्वायर्ड। उसके बाद में बात करते हैं सीवियरिटी के आधार पर, तो जो बीमारियां 2 घंटे से 2 दिन तक होती है, 2 घंटे 2 दिन से 2 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह, 4 सप्ताह से 3 माह और 3 माह से अधिक। एग्जाम्पल हमारे को सारे के सारे याद रखने हैं इनके। सिक्योरिटी के आधार पर बात करते हैं तो कार्यकी के आधार पर करें तो 2 प्रकार की मेटाबॉलिक और प्रोडक्शन। उपापचय रोग के परिवर्तन होने के कारण मेटाबॉलिक और ज्यादा उत्पादन होने के कारण कीटोसिस कौन से प्रकार की है, जबकि मिल्क फीवर। फैलने का अध्ययन करना बीमारियों को क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी के आधार पर बीमारियों को कितने भागों में बांटा? सबसे पहले कम संख्या में होगी और छितराई हुई सी कंडीशन के अंदर होगी, ऐसी बीमारियों को स्पोरेडिक। विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष पशुओं में होने वाली एंडेमिक, ज्यादा बड़े एरिया के अंदर होने वाली, और देश या महाद्वीपों के बीच में। एग्जाम्पल इनके भी याद रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जूनोटिक डिजीज जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में। बेस्ट एग्जाम्पल दूसरा रेबीज। इटियोलॉजी यानी रोग कारक और डायग्नोसिस उस रोग कारक की पहचान करना। पशु को देखते ही पहचान जाना कि कौन सी बीमारी है, लक्षणों के आधार पर। लक्षण और लैब रिपोर्ट और हिस्ट्री और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, 2 या 3 बीमारियों के बीच में तुलना करके। इसके बाद में बात करते हैं तो सब्जेक्टिव एविडेंस क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव एविडेंस। जो पशु आपको बताएगा वो क्या कहलाएगा? तो पशु तो बताएगा नहीं, पशु मालिक ही बताएगा हमारे को। तो पशु मालिक ने अपने पशु के अंदर क्या क्या देखा वो क्या कहलाएंगे? सिम्टम्स। जो आप पशु के अंदर देखोगे वो बीमारी की ठीक होने के बारे में भविष्यवाणी करना। अगर 100% सही हो जाएगा तो, एक बार ठीक नहीं हुआ तो दोबारा उपचार करें तो, संभावना कम है तो, और बिल्कुल जीरो है तो किसके केस के अंदर। और डायग्नोसिस और फार्मेकोलॉजी दोनों का उपयोग करके उपचार करना। दिक्कत है यहां तक किसी को? बाकी करेंगे कल। कितना परसेंट? साल में कितनी बार? 3 बार। साल में कितनी बार? सरदार। सरदार का दूसरा नाम लखनऊ गुणनचास। एल का मतलब क्या? लखनऊ गुणनचास के द्वारा किस में ये
हफ्सी 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 अमरूद की है, ठीक है ना। हापुस किसकी? आम की, ठीक है। मौसमी को जूस पिलाया, नेपल को सतगुड़ी, सामोती को नींबू की पढ़ ली ना, लॉजिक याद है? किसको जूस पिलाया था? नालायक, बोल गए तुम। चंपा को तो होंडा पे बैठाया था। याद नहीं रहता है। चलो, जयदेवी और परमालिनी किसकी है?